नमस्कार, बहुत स्वागत आप सभी का। एबीपी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं आपके साथ पूजा सचदेवा। लोकसभा चुनाव के 2 चरण पूरे हो चुके हैं। अब 5 दौर का मतदान और बाकी है, लेकिन अभी तीसरे फेज के लिए चुनाव प्रचार जोरों पर चल रहा है। और इसी बीच आज कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, जिसमें अमेठी और रायबरेली की सीटों पर उम्मीदवार के नाम पर मुहर लग सकती है। यह बैठक बस 2 घंटे के बाद यानी कि रात को 8 बजे दिल्ली में कांग्रेस हेडक्वार्टर में होगी। और अमेठी रायबरेली सीट को लेकर बड़ी खबर यह है सूत्रों के हवाले से कि अमेठी से राहुल गांधी चुनाव लड़ सकते हैं, रायबरेली से प्रियंका गांधी चुनाव लड़ सकती हैं। अमेठी में एक बार फिर से राहुल वर्सेस स्मृति ईरानी की टक्कर संभव है। तो ये 2 सीटें जिनको लेकर सबकी निगाहें बनी हुई हैं कि आखिर कांग्रेस इस पर कौन उम्मीदवार का ऐलान करेगी। अब आगे देखिए, अमेठी रायबरेली पर मल्लिकार्जुन खड़गे का भी बयान सामने आया है। राहुल और प्रियंका की उम्मीदवारी को लेकर खड़गे ने बयान दिया। बस कुछ ही दिन में कैंडिडेट का पता चलेगा। फॉर्म में ही साइन करता हूं, तो फॉर्म मैं ही साइन करता हूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह कहा। और साथ ही कहा कि कुछ ही दिन में कैंडिडेट का पता चलेगा। थोड़े दिन ठहरो और रायबरेली और अमेठी में कौन से कैंडिडेट आएंगे, क्योंकि मेरे को तो साइन करके भेजना पड़ता ना, तो मैं देख के ही मैं आपको बोलूंगा ये कैंडिडेट हमारा है तो डाल रहे हैं। तो देखिए, राहुल गांधी के अमेठी और प्रियंका के रायबरेली से चुनाव लड़ने की अटकलों के बीच सीएम योगी और स्मृति ईरानी ने कांग्रेस पर बड़ा हमला भी बोला है। और आपको सुनाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी के चुनाव लड़ने पर क्या बयान दिया था। लेकिन उससे पहले आपको यह बताएं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी ने बड़ा हमला किया है। मैंने सुना है कि भाई और बहन दोनों अयोध्या दर्शन करने के लिए जाना चाहते हैं। जब इनकी सरकार थी तब कहते थे कि राम तो हुए ही नहीं, और जब देश की जनता जनार्दन के संघर्ष के फलस्वरूप माननीय उच्चतम न्यायालय के फैसले के क्रम में मोदी जी के प्रयास से आपके एक वोट की कीमत ने अयोध्या में रामलला को फिर से विराजमान कर दिया है और मंदिर भव्य बन गया है। अब कहते हैं राम तो सबके हैं। आएंगे और पत्रकार कह रहे हैं कि पहले राम मंदिर जाएंगे। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिनके परिवार ने देश के न्यायालय में ये दस्तावेज दे दिया कि भगवान राम का कोई अस्तित्व नहीं। ये वही राहुल गांधी प्रियंका वाड्रा हैं जिन्होंने रामलला के प्राण प्रतिष्ठा समारोह के निमंत्रण को ठुकरा दिया। इतना अहंकार। और आज जब उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने की बारी आई है तो हमारे आराध्य याद आए। तो योगी आदित्यनाथ और स्मृति ईरानी को आपने सुना, और अब आपको सुनवाते हैं कि आखिर राहुल गांधी ने अमेठी के चुनाव लड़ने पर क्या बयान दिया था। देखिए, अमेठी के बाद कांग्रेस का डिसीजन है। जो भी मुझे ऑर्डर मिलेगा मैं वो करूंगा। सीईसी मीटिंग हमारी पार्टी में सीईसी मीटिंग्स में ये डिसीजन लिए जाते हैं। और आइए इसी खबर पर दिल्ली से हमारे साथ जुड़ रहे हैं संवाददाता जैनेंद्र कुमार, और लखनऊ से हमारे साथ जुड़ गए हैं वीरेश पांडे। सबसे पहले जैनेंद्र, आपके पास आते हुए, क्योंकि अब से तकरीबन 2 घंटे के बाद बताया जा रहा है कि कांग्रेस की मीटिंग होनी है, और इस मीटिंग में सबसे बड़ा फैसला क्या अमेठी और रायबरेली को लेकर ही आ सकता है, इस बारे में क्या जानकारी? बिल्कुल, कांग्रेस केंद्रीय चुनाव समिति की आखिरी बैठक है लोकसभा चुनाव के सिलसिले में, और इस आखिरी बैठक में 7 सीटों पर चर्चा होनी है। 5 पंजाब की बची हुई है और 2 उत्तर प्रदेश की बची हुई सीटें हैं, और यूपी की वही 2 सीटें जिसका जिक्र आपने किया, अमेठी और रायबरेली, जो गांधी परिवार की परंपरागत सीटें मानी जाती रही हैं। रायबरेली से सोनिया गांधी फिलहाल सांसद हैं, जो अब राज्यसभा जा चुकी हैं, और इसलिए इस बार एक नया चेहरा वहां पर आना है। अमेठी सीट पिछली बार राहुल गांधी हार गए थे और इस बार वो वायनाड से एक बार फिर लड़े हैं। वायनाड से पिछली बार वो सांसद भी बने थे। एक बार फिर संभावना यही है कि अमेठी से राहुल गांधी अपने सीट, जहां से वो 2004 से 2019 तक सांसद रहे, एक बार फिर मैदान में होंगे, स्मृति ईरानी को टक्कर देंगे। और साथ में रायबरेली सीट से प्रियंका गांधी अपनी चुनावी राजनीति की पारी का आगाज कर सकती हैं। और इन्हीं दोनों सीटों और साथ में पंजाब की 5 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लगाने के लिए 8 बजे से कांग्रेस की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है, और इसी बैठक में इन दोनों सीटों पर, इन दोनों नामों पर मुहर लग सकती है, ऐसी संभावना जताई जा रही है। हालांकि राजनीति देखिए हमेशा
बदलाव के लिए गुंजाइश बची रहती है। तो दिलचस्पी बनी हुई है कि क्या कोई आखिरी वक्त में कोई फेरबदल हो सकता है, कोई नए चेहरे की भी एंट्री हो सकती है क्या, तमाम सवाल बने हुए हैं। लेकिन संभावना यही है कि अमेठी से राहुल और रायबरेली से प्रियंका के नामों पर आज रात 8 बजे कांग्रेस सीसी की बैठक में मुहर लग सकती है। जी जैनेंद्र, मैं लौट रही हूँ आपके पास। वीरेश भी हमारे साथ जुड़े हैं। वीरेश, पहले से ही अखिलेश कन्नौज से अपनी दावेदारी के उम्मीदवार वहां पर हम देख रहे हैं, लेकिन अगर अमेठी और रायबरेली से यहां पर प्रियंका गांधी को और राहुल गांधी को टिकट मिल जाता है तो क्या आने वाले जो चरण है उस पर भी इसका कोई असर देखा जाएगा चुनाव में? देखिए, अगर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी अमेठी रायबरेली नहीं लड़ते हैं तो ये जो गठबंधन है इंडिया का, जिसमें कांग्रेस और समाजवादी पार्टी शामिल है, ये बहुत कुछ डिफेंड करने लायक स्थिति नहीं रहेगी। और ये भारतीय जनता पार्टी है, बेहद आक्रामक पार्टी है। और जिस तरीके से चुनाव प्रचार भाजपा कर रही है, मोदी और योगी की जोड़ी जिस तरीके से वार कर रहे हैं गांधी परिवार पर, इसे लेकर भी वो छोड़ेंगे नहीं। कहेंगे कि ये जब मूल अपनी जड़ों को छोड़ दिए, यूपी को छोड़ दिया, अपनी खानदान को छोड़ दिया, अपनी परंपरागत सीट को छोड़ दिया, तो ये पहले से ही हार मान चुके हैं। और इसको लेकर कांग्रेस के अंदर बेहद मंथन है। जो हमारे सोर्सेज बता रहे हैं, राहुल और प्रियंका पहले यानी लगभग 6 महीने 4 महीने और अभी कुछ दिन पहले तक वहां से लड़ने को लेकर बड़े अनमने थे, यानी लड़े या न लड़े, लेकिन उनकी उहापोह की स्थिति तब जाकर क्लियर हुई जब एक आंतरिक सर्वे कराया कांग्रेस ने अमेठी और रायबरेली में जो सर्वे कराया, उसमें उनके सर्वे में राहुल गांधी और प्रियंका गांधी रायबरेली से जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में हिम्मत आई दोनों भाई बहनों में कि वो जाकर लड़े। और साथ ही साथ में एक अंदर की खबर आपको बता दूं कि अखिलेश यादव ने भी जब अपना कन्नौज से नामांकन किया, उसके एक दिन पहले जब उन्होंने मन बना लिया कि मैं चुनौती को स्वीकार कर रहा हूं और कन्नौज से लड़ूंगा, क्योंकि केशव मौर्य ने कहा था कि हार जाएंगे, लड़ेंगे क्या, तो अखिलेश यादव ने भी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से बात की और कहा कि आप दोनों को वहां से चुनाव लड़ना चाहिए। ऐसे में मैदान नहीं छोड़ना चाहिए, मैदान को फ्री एक तरीके से नहीं छोड़ देना चाहिए कि भाजपा के लोग जाकर गोल पर गोल मारे। जब हम और आप यानी इंडिया गठबंधन के दो बड़े चेहरे और आपकी बहन यहां से चुनाव लड़ेंगी तो चुनाव गरमाएगा। और ऐसे में जो प्रथम चरण का जो मतदान कम हुआ है, द्वितीय चरण का जो मतदान कम हुआ है, उसके बाद इंडिया गठबंधन में भी विचार मंथन चल रहा है, भाजपा में भी चल रहा है और इंडिया गठबंधन इसको लेकर उत्साहित भी है। उत्साह ये है कि उनके लोग ये कह रहे हैं कि मतदान कम हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी को इससे धक्का लगेगा और ये जो ट्रेंड है, यानी जो ट्रेंड है मतदान का, ये इंडिया गठबंधन के पक्ष में जा रहा है। ऐसे में राहुल और प्रियंका को लड़ना चाहिए ताकि पूर्वांचल और अवध में और इधर कन्नौज में अखिलेश लड़ रहे हैं तो पूरी तरीके से समग्रता से 80 सीटों पर इसका असर पड़ेगा। और तो पूरी रणनीति बनाकर ये जो फैसला हो सकता है संभवतः पार्टी की तरफ से लिया जाए और इसका औपचारिक ऐलान भी किया जाए। लेकिन जैनेंद्र, अगर 2009 के बाद से देखें तो यूपी में कांग्रेस की स्थिति अच्छी रही नहीं है, लेकिन अगर दो बड़े चेहरे गांधी परिवार से चुनावी मैदान में नजर आते हैं इस बार, वो भी 2 बड़ी सीटों से, तो क्या ये जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं उनमें भी उत्साह भरने का काम करेगा कहीं ना कहीं, जो उत्साह कम देखा जा रहा है बीते कुछ सालों से? बिल्कुल, और अगर नहीं लड़ेंगे तो शायद कांग्रेस के कार्यकर्ता ज्यादा हतोत्साहित होंगे। और जैसी बात वीरेश पांडे भी बता रहे थे कि चाहे वो अखिलेश लड़ें या प्रियंका लड़ें और राहुल लड़ें, तो ये पार्टी के सबसे बड़े चेहरे हैं, इनके लड़ने से पार्टी के कार्यकर्ताओं में नई जान आती है और चुनाव में नई जान आती है निश्चित तौर पर। और जो लड़ाई है वो दिलचस्प हो जाएगी। दावा पलड़ा जो है वो अमेठी रायबरेली में कांग्रेस का और कन्नौज में सपा का भारी होगा। इसमें ये जो है ये बात आसानी से समझी जा सकती है और यही रणनीति है कि अगर अमेठी रायबरेली में गांधी परिवार लड़ने ना उतरे तो मैसेज जो है वो न सिर्फ यूपी में बल्कि पूरे उत्तर भारत में हिंदी पट्टी में ये जाएगा कि हथियार डाल दिए, अपने गढ़ में ही चुनाव लड़ने के लिए नहीं उतरे। यही सबसे बड़ी वजह है कि चुनावी मैदान में अब ये लोग उतरने जा रहे हैं। और इसके अलावा जाहिर सी बात है कि चुनाव में उतरने से पहले की जो तैयारी होती है यानी सर्वे आदि, उन तमाम सर्वे में ये बात सामने आई कि पिछली बार भी जब मोदी लहर थी, पार्ट 2 था, तब भी अमेठी में स्मृति ईरानी मात्र 50,000 के अंतर से जीती थी, यानी जमीन नहीं खोई है, आखिरी में इलेक्शन मैनेजमेंट में पीछे रह गए। तो इस बार के सर्वे में कांग्रेस को लगता है कि राहुल गांधी अमेठी में आसानी से स्मृति ईरानी को हरा देंगे और रायबरेली के समीकरण तो सब समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन के बाद इतना
मजबूत है कांग्रेस के पक्ष में। ठीक है जैनेंद्र, आप नजर बनाए रखिएगा, ये जो कुछ ही देर के बाद कांग्रेस की मीटिंग होने वाली है, इससे क्या अपडेट सामने आता है बताइएगा जरूर। आप दोनों का शुक्रिया तमाम अपडेट्स जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो देखिए कुछ ही देर में यहां पर बैठक होनी है कांग्रेस की और उसमें क्या फैसला होगा ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। करेंगे मुंबई में जहां बीजेपी ने बड़ा दांव चला है। बड़ी खबर यह है कि बीजेपी से चुनाव लड़ेंगे मशहूर वकील उज्जवल निकम। बीजेपी ने उज्जवल निकम को टिकट दिया है। मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम बीजेपी के उम्मीदवार होंगे। पूनम महाजन का टिकट यहां से काट दिया गया है। जाने माने वकील हैं उज्जवल निकम। इन्होंने ही आतंकी कसाब को फांसी दिलाई थी और कई ऐसे बड़े केस जिसमें उज्जवल निकम ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा की, उनमें से कई ऐसे केस थे, चाहे वो मर्डर केस हो या फिर आतंकवादियों से जुड़े केस हो 26/11 जिसमें आतंकी कसाब को फांसी दिलाई गई, गुलशन कुमार मर्डर केस हो या फिर प्रमोद महाजन केस हो, इन सभी केस में बहुत बड़ी भूमिका उज्जवल निकम की रही। और अब बीजेपी ने यहां से एक बड़ा दांव चलते हुए मुंबई नॉर्थ सेंट्रल से उज्जवल निकम को टिकट दिया है। बीजेपी के उम्मीदवार हैं उज्जवल निकम और पूनम महाजन का टिकट यहां से काट दिया गया है। सूरज मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त सीधे जुड़ गए हैं। सूरज, उज्जवल निकम एक ऐसा चेहरा जिन्हें हमने बड़े बड़े केसेस में देखा कि उन्होंने जीत हासिल की। जब ऐसा एक व्यक्ति बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में उतरा है, निश्चित तौर पर लोग ऐसे लोगों से कनेक्ट कर पाते हैं, ऐसे प्रत्याशियों से। बीजेपी को कितना फायदा इसका मिल सकता है? जी बिल्कुल, देखिए पूनम महाजन को लेकर बीजेपी के पास खास अच्छी रिपोर्ट नहीं आ रही थी, ऐसे बीजेपी के लोग ही दावा करते थे। और इसी के चलते उज्जवल निकम एक ऐसा चेहरा माना जा रहा है जिसने हमेशा सरकार को कोर्ट के अंदर जीत दिलाई है। तो ऐसे में इनका ऐसा मानना है कि लोकसभा के इस मैदान में भी उज्जवल निकम जीत दिलाएंगे। आपको बता दें कि उज्जवल निकम वर्षा गायकवाड़ के सामने उनकी सीधी टक्कर होने वाली है। वर्षा गायकवाड़ एक बड़ा चेहरा है, उस इलाके में उनका दबदबा है, वहाँ पे जो मुस्लिम पॉपुलेशन है उसमें उनका काफ़ी अच्छा वर्चस्व है। तो ये जो फाइट है ये आसान नहीं रहने वाली है, ये काफ़ी टफ फाइट रहने वाली है। उज्जवल निकम की बात बता दें तो 91 में से लेकर 93 के जो ब्लास्ट थे, मुंबई का 26/11 का जो धमाका था, इसके अलावा गुलशन कुमार हत्याकांड, प्रमोद महाजन हत्याकांड जैसे जितने भी हाई प्रोफाइल मामले हैं जो उस समय देश में चर्चा का विषय थे, ऐसे मामलों को उन्होंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है। कांग्रेस की सरकार रही हो, बीजेपी की सरकार रही हो, हर सरकार में उन्हें बड़े केसों का दामोदार दिया गया था और इसको उन्होंने बखूबी निभाया भी, कोर्ट में लड़ाई भी लड़ी और लोगों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया उन्होंने। तो ये जो लड़ाई है ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है, काफ़ी टफ फाइट होने वाली है, ऐसा बताया जा रहा है। जी बिल्कुल। और लंबे समय से चर्चा चल रही थी कि उज्जवल निकम को टिकट दिया जा सकता है और अब फाइनली जब 15वीं लिस्ट बीजेपी की तरफ से जारी की गई है और उज्जवल निकम को टिकट मिला है तो इसका जमीनी स्तर पर कितना फायदा बीजेपी ले पाती है ये देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। लेकिन सूरज, फिलहाल उज्जवल निकम का क्या इसको लेकर कुछ रिएक्शन या जो आसपास के लोग हैं वो इसको किस तरीके से देख रहे हैं कि उनके उम्मीदवार उज्जवल निकम होंगे? देखिए, उज्जवल निकम से बात हुई जिसमें उज्जवल निकम का साफ तौर पे यही कहना है कि वो बेहद खुश हैं, सरकार बीजेपी ने उन पर विश्वास दिलाया रखा है कि वो उनको रिप्रेजेंट करेंगे और उनके लिए जीत हासिल करेंगे। और इसी उम्मीद से जो प्रधानमंत्री ने जो आश्वासन दिए हैं उसे जन जन तक पहुंचाएंगे, जनता तक पहुंचाएंगे और लोगों को आश्वस्त कराएंगे कि जो कहे जा रहे हैं वादे उसे जरूर पूरे किए जाएंगे और इस तरह से वो जनता के बीच जाएंगे, अपने आप को रखेंगे और वो ये धन्यवाद आपका तमाम अपडेट्स हम तक पहुंचाने के लिए। तो जाने माने सरकारी वकील हैं उज्जवल निकम जिन्हें बीजेपी की तरफ से अपना उम्मीदवार घोषित किया गया है। आपको अब दिखाते हैं लीडर, वोटर और ट्रिपल बी यानी कि बेटा, बेटी, बीवी। देश में इन दिनों लोकतंत्र का महापर्व चल रहा है। हर कोई अपने अपने हिस्से की आहुति इसमें दे रहा है। पहले चरण की 102 और दूसरे चरण की 88 सीटों को मिलाकर 190 सीटों पर वोटिंग हो चुकी है और अब चुनाव तीसरे चरण की तरफ बढ़ चला है। लेकिन इस चुनावी लीग में कई ऐसे महारथी हैं जिनका फोकस इस बार अपनी पार्टी को चुनाव जिताने से ज्यादा अपने परिवार की किस्मत संवारने पर है।
किसी का बेटा मैदान में है तो किसी की बेटी, किसी की बहू चुनाव लड़ रही है तो किसी की बीवी, कोई अपने भाई के लिए जान लड़ा रहा है तो कोई अपनी अगली पीढ़ी के लिए सफलता की सीढ़ी खड़ी करने में लगा है। इस कतार में देश की सबसे ज्यादा सीटों वाला यूपी भी है तो चुनावी रुख बदलने का दमखम रखने वाला बिहार भी, देश को आर्थिक ताकत देने वाला महाराष्ट्र भी और राजा रजवाड़ों वाला राजस्थान भी। और सबसे बड़ी बात तो चुनावी निशाना साधने के लिए राजनीति का सबसे हॉट टॉपिक भी है। सपा को अपने परिवार के बाहर का एक भी यादव ऐसा नहीं मिला जिसे वो टिकट दे सके। यहाँ बदायूं हो, मैनपुरी हो, कन्नौज हो, आजमगढ़ हो, फिरोजाबाद हो, सब जगह एक ही परिवार के सदस्यों को टिकट मिला है। देश के लोकतंत्र को भ्रष्टाचार, परिवारवाद, तुष्टीकरण और जातिवाद से कलर्ड कर दिया। हट गए तो बीवी को बना दिया, अब आजकल बाल बच्चा को, अब पैदा तो बहुत कर दिया, इतना ज्यादा पैदा करना चाहिए किसी को। जिस राज्य में दिग्गज अपने बेटा, बेटी और बीवी को चुनाव जितवाने में सबसे ज्यादा जोर दिखा रहे हैं, उसका पहला पन्ना उत्तर प्रदेश में खुलता है, जो आबादी और सीटों के लिहाज से देश का सबसे बड़ा सूबा है। कहते तो ये भी हैं कि जो यूपी फतेह कर लेता है वो दिल्ली भी मुट्ठी में कर लेता है। 2014 और 2019 इसका ताजा प्रमाण है। लेकिन इसी यूपी में वंशवाद की चोट सबसे ज्यादा जिस पार्टी पर हो रही है उसका नाम है समाजवादी पार्टी। विरोधी इस बात को लेकर हमलावर रहे हैं कि परिवार समाजवादी पार्टी के लिए सर्वोपरि रहा है। जो वृक्ष कभी मुलायम सिंह यादव ने लगाया था उसे अब अखिलेश यादव मजबूत करने में लगे हैं। यादवों में भी देना था तो किसी और को नहीं दिया, एक ही परिवार के सब लोगों को दिया टिकट। लोग परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते, अपने परिवार के बाहर नहीं सोच सकते। परिवारवाद के नाम पर जाति को ये लोग बदनाम करते हैं, सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न करते हैं। श्री अखिलेश यादव जी का पीडीए परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी के रूप में है और वह उजागर हो गया। एक परिवार से 5 सदस्य लोकसभा का चुनाव लड़ रहे हों, इससे बड़ा परिवारवाद क्या होगा। और सपा परिवार से 5 नहीं 50 लोगों को लड़ा दे, चाहे 80 के 80 सीटों पर लड़ा दे, लेकिन 80 में लड़ा नहीं सकते यार, 80 सीटें। उत्तर प्रदेश में यूं तो 80 सीटें हैं, लेकिन जिस सीट की सबसे ज्यादा चर्चा है वो है मैनपुरी, क्योंकि यहीं से अखिलेश यादव की पत्नी डिंपल यादव चुनाव लड़ रही हैं, जिन्हें जितवाने के लिए अखिलेश पूरा जोर लगा रहे हैं, जो न सिर्फ तूफानी प्रचार कर रहे हैं बल्कि हर छोटे बड़े घटनाक्रम पर भी नजर बनाए हुए हैं। सभी लोकसभा सीटें समाजवादी पार्टी भाजपा को हरा रही है और जब आप रिजल्ट देखेंगे तभी आप पाएंगे कि भाजपा बुरी तरह उत्तर प्रदेश में हार रही है। और वो भी इसीलिए क्योंकि 7+10 साल की जो सरकार चली है उसमें प्रदेश में कोई भी सुचारू रूप से कार्य नहीं किया गया है और भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। जो लोग 400 पार की बात कर रहे हैं वो हारने जा रहे हैं, अपनी हार छिपाने के लिए 400 पार कह रहे हैं। जिन्हें 400 पार का सपना दिखाई दे रहा है, क्या उन्हें जेल भेजना पड़ता? इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई को आगे करना पड़ता? प्रशासन को आगे करना पड़ता? जनता इस बार इंतजार कर रही है इनका, और इनका जवाब अपने वोट के माध्यम से देंगे। उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश से भारतीय जनता पार्टी का सफाया होने जा रहा है। हालांकि डिंपल यादव समाजवादी पार्टी के सबसे सुरक्षित किले से चुनाव लड़ रही हैं। बावजूद इसके अखिलेश की पूरी नजर इस सीट पर है, क्योंकि वो नहीं चाहते कि 2019 वाली गलती फिर से रिपीट हो। पिछली बार डिंपल ने कन्नौज से चुनाव लड़ा था, जो मैनपुरी की तरह ही मजबूत किला माना जाता है, लेकिन इसके बाद भी डिंपल बीजेपी के सुब्रत पाठक से 12,353 वोट के मार्जिन से हार गई थी। मैनपुरी में तीसरे चरण में वोटिंग होनी है। जातीय समीकरण के लिहाज से समाजवादी पार्टी का पलड़ा भारी है, लेकिन ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना अटकलबाजी होगी।
डिम्पल यादव से मिलने आए हैं। हमको डिम्पल यादव बहुत प्रिय है। क्यों? हमारे मुलायम सिंह ने बहुत कुछ किया। यही चाहते हैं कि मैम ही जीते, हम यही चाहते हैं मैम ही जीते। जैसे मतलब किसान वगैरह उनके लिए वो अच्छा कर रही हैं, अच्छी बात है। सांसद है मैनपुरी की, हम सब के लिए अच्छा करें। डिम्पल यादव के लिए, डिम्पल यादव को वोट देंगे और भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे। सियासत के चक्रव्यूह को भेदने के लिए बड़े बड़े महारथी मैदान में हैं। इनमें एक नाम समाजवादी पार्टी के कद्दावर नेता और अखिलेश यादव के चाचा शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव का है, जो बदायूं से अपना डेब्यू कर रहे हैं। ऐसे में बेटे को देश की सबसे बड़ी पंचायत में पहुंचाने का जिम्मा खुद शिवपाल ने अपने कंधों पर उठा रखा है। देखिए, यहाँ की जनता से मैंने अपील करी है, सब लोग मिलकर के, अल्पसंख्यक से लेकर के किसान, गरीब, नौजवान सभी से अपील करी है। 7 मई को समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आदित्य यादव को जिताएं। बदायूं से पहले शिवपाल यादव को टिकट मिला था, लेकिन शिवपाल ने अपनी जगह अपने बेटे को चुनाव लड़वाने का फैसला किया। ऐसे में शिवपाल पर भी परिवारवाद के आरोप लग रहे हैं, लेकिन शिवपाल मजबूती से हर चुनौती का सामना कर रहे हैं। ये परिवार की कीमत को क्या जाने, जिसके परिवार ही में, और ये हमारा परिवार जो है समाजवादी परिवार। बदायूं सीट पिछली बार समाजवादी पार्टी हार गई थी। ऐसे में बड़ा सवाल है कि शिवपाल यादव अपने बेटे के लिए जीत की पटकथा क्या लिख पाएंगे। लेकिन इतना तो तय है कि आदित्य की एंट्री ने बदायूं के चुनाव को दिलचस्प बना दिया है। यहाँ पूरी तरह से यहाँ पर आदित्य यादव को पूरा समर्थन मिल रहा है। यहाँ से बहुत बड़े मार्जिन से ये सीट निकलेगी और आसपास की सभी सीटें। जिस तरह शिवपाल अपने बेटे के लिए दमखम झोंके हुए हैं, उसी तरह रामगोपाल यादव भी बेटे अक्षय यादव के लिए फिरोजाबाद में डेरा जमाए हुए हैं। अक्षय भी पिछली बार चुनाव हार गए थे, जिसमें एक बड़ा फैक्टर शिवपाल यादव ही थे। लेकिन इस बार शिवपाल खुद साथ हैं। ऐसे में रामगोपाल फिरोजाबाद में बेटे अक्षय की जीत पक्की मानकर चल रहे हैं। अब हम तो ये समझते हैं कि भारी बहुमत से जीतेंगे। अभी हम मौजूद सी नहीं कि बता पाए कितने वोटों से। अभी भाजपा ने अपने पत्ते नहीं खोले, भाजपा के पत्ते है ही नहीं खोलने के। इस लिस्ट में एक नाम धर्मेंद्र यादव का भी है, जो इस बार आजमगढ़ से चुनाव मैदान में है, जिनके लिए पूरा समाजवादी कुनबा प्रचार में जुटा है। धर्मेंद्र जहां अखिलेश यादव के चचेरे भाई हैं, वहीं शिवपाल और रामगोपाल के भतीजे भी। धर्मेंद्र ने पिछली बार बदायूं से चुनाव लड़ा था, लेकिन बीजेपी की लहर में वो चुनाव हार गए। इसके बाद उन्हें दूसरा मौका तब मिला जब अखिलेश ने आजमगढ़ की लोकसभा सीट से इस्तीफा दिया, लेकिन धर्मेंद्र इस मौके को भुनाने में भी चूक गए। ऐसे में धर्मेंद्र यादव को लेकर पूरे परिवार की साख दांव पर है। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजनीति में परिवारवाद की उपमा सिर्फ समाजवादी पार्टी तक ही सीमित नहीं। बीजेपी की सहयोगी सुभाषपा भी इस कतार का हिस्सा है, क्योंकि बीजेपी से गठबंधन के बाद सुभाषपा को जो इकलौती कोसी सीट चुनाव लड़ने के लिए मिली, उस पर राजभर अपने बेटे अरविंद राजभर को चुनाव लड़वा रहे हैं। उनके लिए ओम प्रकाश राजभर तपती गर्मी में भी जमकर पसीना बहा रहे हैं। बात जब बेटे की हो तो यूपी सरकार में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद कैसे अछूते रह सकते हैं, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर जिस राह पर चल रहे हैं उसकी लाइन संजय निषाद ने ही खींची है। संजय निषाद के बेटे प्रवीण निषाद फिर एक बार बीजेपी के सिंबल से संत कबीर नगर सीट से चुनाव लड़ रहे हैं, जिन्हें जितवाने के लिए संजय निषाद जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। राजनीति में हर किसी को दूसरे का परिवारवाद नजर आता है, लेकिन बात जब अपने पर आती है तो जनता की कसौटी की दलील दी जाती है। लेकिन ये बातें सिर्फ कहने के लिए होती हैं, क्योंकि हकीकत तो जनता भी जानती है। अब देखिए, यूपी के बाद जिस राज्य में सबसे ज्यादा बेटे बेटियों को चुनाव लड़ाने की रेस लगी है, वो 40 लोकसभा सीटों वाला बिहार है। यहां पर निशाने पर तो लालू यादव का परिवार है, लेकिन वंशवाद की जड़ें इतनी गहरी हैं कि कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि कैसे अपनों को जिताने की रेस लगी है। दो 2024 का चुनाव बिहार के कई दिग्गज नेताओं के लिए सियासी लॉन्चिंग पैड की तरह है, क्योंकि इस बार
बिहार में कई राजनीतिक दलों के कद्दावर नेताओं ने अपने अपने बेटे बेटियों को चुनाव मैदान में उतार दिया है, लेकिन सियासी गलियारों में सबसे ज्यादा चर्चा लालू परिवार की है, जिसका एक और सदस्य चुनाव मैदान में है। लालू ने अपनी बेटी रोहिणी आचार्य को सारण सीट से मैदान में उतारा है, जहां रोहिणी की टक्कर बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी से है, लेकिन बीजेपी रोहिणी को लेकर पहले दिन से ही हमलावर है। कि लालू प्रसाद जी ऐसे नेता हैं जो टिकट बेचने में माहिर खिलाड़ी हैं, और लालू जी तो अब अपनी बेटी तक को नहीं छोड़े, पहले किडनी लिए तब टिकट दिया। यही है लालू यादव जी का परिचय। जो व्यक्ति अपने बेटी तक को नहीं छोड़ता हो उसी का नाम है लालू प्रसाद। रोहिणी अक्सर सोशल मीडिया के जरिए अपने पिता और भाई के बचाव में खड़ी नजर आती रही है, लेकिन इस बार पूरा लालू परिवार रोहिणी के साथ खड़ा है और चुनाव जिताने के लिए प्रचार में जुटा है। चुनाव जीत की कोशिशें कर रहे हैं का क्या मतलब? यहाँ पे मेरी जनता चुनाव जिता रही है, जनता ने बुलाया है चुनाव लड़ने के लिए, अपना आशीर्वाद दे रही है, तो जनता जिता रही है हमारी। सारण लालू प्रसाद यादव के लिए उनकी वो कर्म भूमि है जहां से जब जब वो चुनाव लड़े जीत ने उनका तिलक किया। लेकिन एक सच ये भी है कि जब भी लालू के अलावा इस परिवार का कोई और सदस्य इस सीट से मैदान में उतरा है, उसके हिस्से हार ही आई है। 2019 में सारण के इसी रण से राबड़ी देवी ने चुनाव लड़ा था और हार गई थी। वो सिंगापुर से बिहार में उम्मीदवार बनने जा रहे हैं, तो बिहार की जनता तय करेगी कि जो सही में बिहारी है और बिहार के प्रति सजग है, बिहार के प्रति समर्पित है, उसके साथ चले या बिहारी सिंगापुर में जाकर के सिंगापुर की सेवा करे। ये निर्णय बिहार की जनता लेगी। इस चुनावी संग्राम में लालू की बेटी मीसा भारती भी मैदान में है, जो पाटलिपुत्र सीट से फिर एक बार ताल ठोक रही हैं। हालांकि मीसा पिछली बार अपने चाचा रामकृपाल से चुनाव हार गई थी, लेकिन लालू परिवार इस बार अटैकिंग मोड में बैटिंग कर रहा है, जो पूजा पाठ से लेकर राजनीति तक हर चाल चल रहा है। मतलब इस बार लालू परिवार का एक बड़ा लिटमस टेस्ट होने वाला है। सवाल इस बात का भी है कि 2019 में शून्य पर लटकने वाली आरजेडी क्या इस बार शिखर तक पहुंच पाएगी? वैसे पारिवारिक लॉन्चिंग पैड का हिस्सा नीतीश सरकार में मंत्री अशोक चौधरी की बेटी शांभवी चौधरी भी हैं, जो समस्तीपुर से अपनी पारी का आगाज करने जा रही हैं। शांभवी को समस्तीपुर लोकसभा सीट से चिराग पासवान ने प्रत्याशी बनाया है। पिछली बार इस सीट से चिराग के चचेरे भाई प्रिंस राज ने चुनाव लड़ा था, लेकिन चाचा पशुपति पारस से हुई बगावत के बाद कहानी बदल गई और चिराग ने प्रिंस राज का टिकट काटकर शांभवी चौधरी को दे दिया। इस चुनावी महाभारत में बेटे बेटियों के साथ साथ दामाद की भी लॉन्चिंग हो रही है, जिसमें सबसे बड़ा नाम चिराग के बहनोई अरुण भारती का है, जिन्हें चिराग ने बिहार की उस जमुई सीट से मैदान में उतारा है, जहां से कभी खुद वो चुनाव लड़ते थे। मतलब एकदम साफ है, बिहार में इस बार का चुनाव कई सियासी परिवारों के लिए प्रतिष्ठा का सवाल है, क्योंकि ये वो यक्ष प्रश्न है जिससे कोई भी दल अछूता नहीं। जैसे नवादा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक ठाकुर सीपी ठाकुर के बेटे हैं, जो केंद्र में सांसद के साथ मंत्री रह चुके हैं। पश्चिमी चंपारण में बीजेपी के टिकट पर संजय जायसवाल चुनाव लड़ रहे हैं, जिनके पिता मदन जायसवाल सांसद रह चुके हैं। पटना साहिब से चुनाव लड़ रहे रविशंकर प्रसाद के पिता ठाकुर प्रसाद विधायक और मंत्री रहे हैं। सासाराम में बीजेपी प्रत्याशी शिवेश राम पूर्व मंत्री मुन्नी लाल के बेटे हैं। मधुबनी से बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे अशोक यादव के पिता हुकुमदेव नारायण सांसद रह चुके हैं। औरंगाबाद से बीजेपी उम्मीदवार सुशील कुमार सिंह के पिता राम नरेश सिंह भी सांसद रह चुके हैं। यानी परिवारवाद की जड़ें सिर्फ एक दल या एक परिवार तक सीमित नहीं, बल्कि ये इतनी गहरी हैं कि बिहार में हर राजनीतिक दल को अंदर से जकड़े हुए है।